नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अभी वापस से कुछ फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस होंगे, फिर एक दो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज 100 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप बोला है, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड मतलब क्लोज्ड पाइप, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है फंडामेंटल? V बाय 4L। ये कितना है? 100 हर्ट्ज है। आगे बोला है इफ द सेम पाइप मतलब लेंथ इज सेम, इज ओपन एट बोथ द एंड्स। अब उसी पाइप को हमने बोथ एंड पे ओपन कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन हर्ट्ज विल बी। देखो, अगर मैंने उसी पाइप को ओपन कर दिया तो कैन आई राइट डाउन V बाय 4L एज V बाय 2L इंटू 1/2? लिख सकते हैं ऐसा? तो ये कितना है? 100। लेकिन V बाय 2L कौन कौन होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। और ये कौन है साथ में? डिवाइड बाय 2 है, इक्वल टू कितना हो गया? 100। तो फंडामेंटल कितना हो गया? 200। तो क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना था? 100। ओपन का कितना है? 200। और ओपन पाइप में कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं? ऑल हार्मोनिक्स। मतलब पहला अगर NO है तो दूसरा कितना है? 2NO। तीसरा कौन सा है? 3NO। चौथा कौन सा है? 4NO। तो पहला कितना है? 200। तो दूसरा कितना है? 2 इंटू 200 मतलब कितना? तीसरा कितना है? 600। फिर कितना है? 800। तो विच आर द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए, सो दैट यू रिमेंबर बेसिक फॉर्मूलाज। प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू 12 sin 5t minus 4x सेंटीमीटर। On this wave, how far away are the 2 points having phase difference of 90 degree? तो अगर आपको याद होगा, हमने जब वेव इक्वेशन बनाया था, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जब इक्वेशन बनाया था, तो दो पॉइंट्स कंसिडर किए थे। एक पॉइंट था राइट एट द ओरिजिन, एक पार्टिकल था समवेयर एट बी। इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है x, उसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? पाथ डिफरेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बिकम पाथ डिफरेंस। तो आपको क्या पूछा है? हाउ फार अवे आर द 2 पॉइंट्स, मतलब क्या पूछा है? पाथ डिफरेंस पूछा है। तो अगर आपको याद होगा, पाथ डिफरेंस होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू 5, बराबर? नहीं, उल्टा होता है। क्या होता है? लैम्डा बाय 2 पाई। Remember this, path difference is lambda upon 2 pi into phase difference. But if you remember, अगर याद होगा, k होता है 2 पाई/लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई है 1/k, 1/k। तो देयरफॉर ये लैम्डा अपॉन 2 पाई कौन है? 1/k। तो पार्ट डिफरेंस क्या है? 5/k। पार्ट डिफरेंस इज फेज डिफरेंस अपॉन k। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन है, y इक्वल टू 12 साइन 5t माइनस 4x। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। तो k की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, कितनी है? 4। देयरफॉर k की वैल्यू है 4। देयरफॉर पार्ट डिफरेंस है कितना? 5/k। लेकिन फेज में कितना बोला है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना? π/2। ये क्या है? 5 है। अपॉन क्या है? k है। k कितना है? 4 है। तो कितना है? π/8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। वापिस से सिंपल क्वेश्चन है।
अब remember this kind of question is they are just so that you start solving questions orally. Equation of sound wave is y equal to 0.0015 sine of 62.4x plus 3160. Find the wavelength of this wave. Q, ऐसा क्यों? Because I want when you read question, तभी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था. ए मतलब ये कौन है? ए. ओमेगा टी के साथ जो होता है वो होता है ओमेगा, और एक्स जो होता है वो होता है के. तो के कितना है? के कितना है? 62.4 बराबर. नहीं, माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता है. माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है. इफ यू राइट डाउन माइनस के एक्स, wave is traveling towards positive x-axis. If you write down plus kx, wave is traveling towards negative x-axis. यहाँ तक क्लियर? तो x के साथ जो कुछ भी दिखे वो कौन है? k. अब मैंने k ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? वेवलेंथ, है ना. वेवलेंथ किस में होता है? k में होता है. व्हाट इज k? 2 पाई बाय लैम्डा. अब ये तो बहुत ही सिंपल है. 2 इंटू पाई 6.28, क्योंकि 2 इंटू पाई, पाई इज 3.14 इंटू 2 मतलब 6.28, और ये है 62. roughly speaking, ones and tens. So what is wavelength? 1 by 10. What is 1 by 10? 0.1 unit. Unit क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं बोला, तो 0.1 unit. Done. Simple question. वैसे भाई अगर फ्रीक्वेंसी पूछा हो तब तो फ्रीक्वेंसी 10. फ्रीक्वेंसी ओमेगा से आता है. ओमेगा कितना है? 316. तो 316 इज ओमेगा, याद रखना. ओमेगा इक्वल टू 316. ओमेगा इज 2 पाई n इक्वल टू 316. तो n इक्वल टू 316 बाय 2 पाई. और अगर वेलोसिटी पूछा होता तो v इक्वल टू n लैम्बडा. n कितना है? 316 अपॉन 2 पाई. लैम्बडा कितना है यहां से? नहीं, यहीं से देख लो ना. लैम्बडा 2 पाई बाय 62.4. कैंसल. यू नो व्हाट इज 62 5s? 310. तो रफली 1s एंड 5s, मतलब 5 यूनिट पर सेकेंड. राइट. तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए है क्योंकि आप आगे जाके जब हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको ऐसा कुछ पूछा हो जिसमें आपको स्पीड लगने वाला हो सकता है फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो you should not waste your time in finding out all this. 316 is omega, so n is 316 by 2 pi. Correct. 62.4 is k, मतलब 2 pi by lambda is 62.4. तो लैम्बडा कितना है? लैम्बडा कितना है? कितना है लैम्बडा? अरे लैम्बडा कितना है? 2 pi by 62.4 मतलब 0.1 यूनिट है. अगला क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है. इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय a sin of 100 pi t. What is omega here? 100 pi minus 3x. What is k here? 3. Find the distance between two particles having phase difference pi by 3. Find the distance between two points having phase difference 90. Find the distance between two particles having phase difference pi by 3. तो अभी तो मैंने बताया pi by k. pi कितना है? pi by 3. k कितना है? 3. तो pi by 9. ऑप्शन नंबर ए. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन खत्म होंगे अगर ऐसा कुछ रहा तो. वेल बाय द वे, जस्ट टू टेल यू, अभी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हुए, अब नहीं होंगे. ये 2016 CET है, तब का लेवल अलग था, अब का लेवल अलग है.
तो ऐसे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो बेटर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अब ठीक ठाक क्वेश्चन है। टू स्ट्रिंग्स A and B of same material are stretched by same tension। मतलब कौन कौन कांस्टेंट? टेंशन और सेम मटेरियल, मतलब लीनियर मास डेंसिटी सेम नहीं होता है, वॉल्यूम डेंसिटी सेम होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉपर वायर है, मान लो कि 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग है, इसका मास है 20 किलोग्राम। तो व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? 2 किलोग्राम पर मीटर, बराबर। अब मैं इस वायर का थिकनेस कम कर देता हूँ, लेंथ बढ़ा देता हूँ। अब इसका लेंथ 20 है, मास भी 20 है, 1 किलोग्राम पर मीटर, राइट। तो हो सकता है कि आपके पास एक वायर हो जिसका लेंथ 10 मीटर हो, मास 20 किलोग्राम हो सकता है सेम मटेरियल का वायर आपके पास 20 मीटर लंबा हो, मास 20 किलोग्राम हो। सिर्फ चेंज क्या होगा? थिकनेस। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे तो क्या चेंज होगा? थिकनेस। तो लीनियर मास डेंसिटी सेम नहीं होता है जब मटेरियल सेम हो, तो क्या सेम होता है? वॉल्यूम डेंसिटी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि क्या क्या कांस्टेंट है, रो, और क्या कांस्टेंट है? टेंशन। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट्स है। आगे बोला है द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग ए, the radius of string A is twice that of string B, is twice that of string B. Transverse wave travels on string A with speed VA and on string B with speed VB. The ratio of VA by VB is, what is V? Under root of T by N. अब टेंशन तो कांस्टेंट है लेकिन लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ गया ऊपर, लेकिन मास कौन है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है। लेकिन वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो लेंथ और लेंथ हो गया कैंसल, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर रो। कौन कौन कांस्टेंट है? टेंशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली, सॉरी। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो व्हाट इज वी ए बाई वी बी? आर बी बाई आर ए, लेकिन आर बी बाई आर ए इज 1/2। तो व्हाट इज रेशियो? 1:2। ऑप्शन नंबर बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अभी तक एंड करेक्शन की ज्यादा क्वेश्चन हुए नहीं। if the end correction of open pipe is 0.8 centimeter, then the inner radius of the pipe will be, what is end correction? 0.3 into inner diameter। तो आपको एंड करेक्शन E इसकी वैल्यू कितनी दी है? 0.8 सेंटीमीटर। फिर आप बोल रहे हो कि एंड करेक्शन होता है 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायमीटर। सही है, लेकिन आंसर सही नहीं आएगा फॉर सम रीजन, बताता हूँ क्यों। हमको चाहिए था इनर रेडियस, ये क्या है? इनर डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो 0.8 सेंटीमीटर 1 जा और 0.4 जा, तो आर कितना आ गया? 4/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? ये ओपन पाइप है। तुम ये भूल गए कि ओपन पाइप में 2 एंड पे करेक्शन होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 आएगा, राइट। तो ये 2 आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले से ही यहाँ से ही 1 जा एंड 0.4 जा कर देता हूँ। तो ये कितना आ गया? 0.4। फिर ये 1 जा और ये 0.2 जा,
फिर R इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.3 मतलब 2/3, ऑप्शन नंबर बी। तो ओपन पाइप है तो दो एंड पे करेक्शन है, तो 2E इक्वल टू 0.8 है। क्लोज पाइप होता तो सही था, 4/3। ओपन पाइप है तो 2/3। बट तो एक्सट्रीमली सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। सिर्फ याद रखना, अगर क्लोज पाइप है तो सिर्फ ई आएगा, ओपन पाइप है तो 2E आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो मैं जो बोलने वाला हूँ ये अच्छे से सुन लेना, ये जेई के लिए भी है, ये नीट के लिए भी है क्वेश्चन। वायर हैविंग टेंशन 2 to 5 न्यूटन produces 6 beats per second when it is tuned with a fork। ट्यून्ड विद अ फोर्क मतलब आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और एक वायर है जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि बीट के लिए आपको दो सोर्सेस चाहिए होते हैं, एक तो स्ट्रिंग हो गया और एक है ट्यूनिंग फोर्क। ट्यून मतलब दोनों साथ में बजा दिए, दोनों दोनों में जो भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा दैट विल अपीयर एज बीट फ्रीक्वेंसी। तो कितने बीट्स है? 6 बीट्स है। अब आगे बोला है व्हेन द टेंशन चेंजेस टू 256 न्यूटन इट इज ट्यून्ड विद द सेम फोर्क। मतलब ट्यूनिंग फोर्क अभी भी सेम है, पहले स्ट्रिंग में टेंशन था 2 to 5 न्यूटन। देखो आप फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करते हो? अंडर रूट ऑफ टेंशन, है ना? भूल गए? फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट ऑफ टी बाई एम। एल चेंज किया क्या तुमने? नहीं। एम चेंज किया तुमने? नहीं। तो फिर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। तो पहले केस में टेंशन अलग था, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग था। किसका फ्रीक्वेंसी अलग था? स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी अलग था। आपने उसको किसके साथ ट्यून कर दिया? ट्यूनिंग फोर्क के साथ। कितने बीट्स आ गए? 6 बीट्स आ गए। फिर टेंशन तुमने बढ़ा दिया, टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। किसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा? स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। और इसको वापस से ट्यून किसके साथ किया है? उसी फोर्क के साथ किया है, मतलब किसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ? फोर्क का नहीं हुआ। वापस से कितने बीट्स है? 6। द नंबर ऑफ बीट्स रिमेन अनचेंज्ड, मतलब अभी भी उतने ही बीट्स है जितने पहले थे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क विल बी। किसका फ्रीक्वेंसी पूछा है? फोर्क का। अब पहले तो आपको क्वेश्चन को टैकल करते आना चाहिए। लुक, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। पहले 225 था तो फ्रीक्वेंसी कम था क्योंकि टेंशन कम था। किसका? स्ट्रिंग का। फिर स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। किसका? स्ट्रिंग का। लेकिन किसका चेंज नहीं हुआ? फोर्क का। दोनों केस में बीट्स कितने हैं? तो अब एक काम करो, ऐसा मान लेते हैं n1 is the frequency when tension t1 is 2 to 5 स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का। n2 is the frequency when tension t2 is 256 और x is the frequency of 4, frequency of। यहां तक क्लियर? एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है बीट्स में, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है ना। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? n1 माइनस n2। वो कब? वो कब? n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है, लेकिन n1 ये पहले सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, n2 ये दूसरे सोर्स का फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे एक सोर्स है स्ट्रिंग, दूसरा है फोर्क। स्ट्रिंग का पहले फ्रीक्वेंसी n1 था और फोर्क का था x। स्ट्रिंग का दूसरा फ्रीक्वेंसी है n2 और फोर्क का अभी भी है x। तो n1 माइनस n2 बोलोगे कि n1 माइनस x बोलोगे? हाँ, तो कौन से दो साउंड सोर्सेस में बीट्स है पहले वो ध्यान रखो, नहीं तो क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आया कहां से क्या आ गया। अब समझ लो कहां से क्या आ गया, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक चीज है वो है सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4। तो फ्रीक्वेंसी चेंज किसका हुआ? स्ट्रिंग का।
तो मेरे को क्वेश्चन ये आ गया कि मैं जब 6 बिट्स बोल रहा हूँ तो दोनों में x कॉमन था, तो मैं n1 माइनस एक्स इक्वल टू 6 लिखूं या फिर x माइनस n1 इक्वल टू 6 लिखूं, मैं n2 माइनस एक्स इक्वल टू 6 लिखूं सेकेंड केस में, या फिर x माइनस n2 इक्वल टू 6 लिखूं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आपको पता है कि 4 का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? नहीं। आपको पता है स्ट्रिंग का ज्यादा है? नहीं। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? कौन सा लोगे? n1 माइनस एक्स लोगे कि x माइनस n1 लोगे? चलो अगर n1 माइनस एक्स लेते हो तो दूसरे केस में क्या लोगे फिर? ऐसे केसेस में हमेशा एक चीज याद रखना, दोनों दोनों केसेस में, मतलब इनिशियल टेंशन के केस में बीट्स 6 थे, फिर टेंशन बढ़ गया फिर भी बीट्स 6 है, मतलब जो x होता है ना, x ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी, वो स्ट्रिंग के पहले फ्रीक्वेंसी और दूसरे फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है। वो स्ट्रिंग के पहले फ्रीक्वेंसी और दूसरे फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जब जब आपने स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाया फिर भी नंबर ऑफ बीट्स सेम रहे, पहले कितने थे 6, फिर कितने हैं 6, ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग के इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1 और फाइनल फ्रीक्वेंसी n2 के बीच में हो, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, समझ जाओ, बीच में होना मतलब x इज ग्रेटर देन n1 एंड लेस देन n2, राइट? तो x इज ग्रेटर देन n1, तो n1 माइनस एक्स की x माइनस n1, तो x माइनस n1 कितना आ गया 6, फिर n2 माइनस एक्स की x माइनस n2, n2 माइनस एक्स इक्वल टू 6, खत्म। जेई लेवल के तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। क्यों? अभी तो ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। कुछ क्वेश्चन में उल्टा करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमने स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, ट्यूनिंग फोर्क में एक बार ट्यूनिंग फोर्क लगाया, अब उसी ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग पे वैक्स लगा दिया। पता है वैक्सिंग करने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। अगर आप ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग पे वैक्स लगा दोगे तो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम किसका था? ट्यूनिंग फोर्क का। चेंज किसका किया था? स्ट्रिंग का। वहां पे उल्टा बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग का सेम है लेकिन ट्यूनिंग फोर्क का चेंज हो रहा है। तो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क के दो फ्रीक्वेंसी के बीच में होगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, हमारा एम क्या है? हमारा एम है टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क, मतलब एक्स फाइंड करना है। तो पहले तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इनफैक्ट मैं x को डिलीट कर रहा हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लो। x माइनस n1 प्लस n2 माइनस एक्स इक्वल टू 6 प्लस 6 12, x और x कैंसल, तो n2 माइनस n1 कितना आ गया 12, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास दो अननोन है, दोनों में से कोई भी एक मिल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। n1 मिल गया तो इक्वेशन 1 में n1 डाल के x फाइंड कर लोगे, n2 मिल गया तो इक्वेशन नंबर 2 में n2 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लोगे। लेकिन ना n2 पता है ना n1 पता है, फिर क्या करेंगे? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व होता है क्या? नहीं होता। फिर लुक हियर, n2 by n1 will be root of t2 by t1, तो n2 by n1 is root of t2, t2 था 256, ये था 225। you know what is 256? 16 में बराबर है। अरे बराबर, 100% बराबर है। पहला टेंशन था 225, बाद में कितना है 256, तो बोलते हो 265 बोल दिया, लिखा तो 256 है मैंने। वो होता है, आई कीप ऑन मिंसिंग वर्ड समटाइम, तो लिखा सही है ना? हाँ, तो इसका रूट कितना है 16, ये कितना है 15, n1 कहाँ गया? वहां गया, इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो सॉल्व हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 n2 माइनस n1 था, लेकिन n2 खुद क्या है 16 by 15, n1 माइनस n1 कितना आ गया 12, 16 में से 15 गया तो 1 बराबर। व्हाट इज 15 इंटू 12? 180,
तो आई वंडर कि आप कैसे नंबर्स को कैलकुलेट नहीं करते हो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस? यू हैव टू कीप थिंकिंग, टेक एनी टू नंबर्स। और ये तो बहुत फेमस नंबर है ये 15 × 12, क्यों पता है? अब शायद आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए भी 30 × 12 होगा, 14 × 12 होगा। बट जब मैं 11-12 में था, तब तब जो कंपनीज आती थी ना हायर करने के लिए, वो 15,000 का पैकेज लेके आती थी मंथली। तो दिमाग में वही चलता था, अगर मैंने ज्वाइन किया तो 15 × 12, 1,80,000 ही मिलने वाला है मेरे को साल भर का, तो नहीं लेना है। दिस इज वॉट यू हैव टू थिंक, कीप ऑन थिंकिंग टू टेक टू नंबर्स एंड मल्टीप्लाई। तो एनीवेज छोड़ो अभी वो सब चीजें, अभी n1 मिल गया, तो ये n1 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन 1 में। पुट n1 इक्वल टू 180 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x माइनस 180 इक्वल टू, तो x इक्वल टू 186 हर्ट्ज। तो 186 हर्ट्ज, 186 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। अब सही है, सही है, डोंट वरी। n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू 180 आई, n2 की वैल्यू कितनी आएगी? 192, 192। और 4 की कितनी आई? 186। मैंने क्या बोला था, बीच में होता है। तो 180 और 192 के बीच में कितना आ गया? 186। डन। So before we go ahead to next questions, we have to introduce one new concept which is called as Doppler effect. अब डॉपलर इफेक्ट ये दो अलग अलग केसेस में होता है, एक होता है लाइट के केस में, एक होता है साउंड के केस में। मैं यहाँ पे, हम लोग साउंड के साथ डील कर रहे हैं, बीट्स मतलब ये सब साउंड ही है। तो हम एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, लेकिन हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट क्या है ये भी समझ के लेंगे, तो ये कनेक्शन है दोनों में। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो समझ लो कि डॉपलर इफेक्ट ये तब होता है जब एक सोर्स में, अब ये सोर्स लाइट का भी सोर्स हो सकता है, ये सोर्स साउंड का भी सोर्स हो सकता है, जब एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ये जब होता है तब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। अभी डॉपलर इफेक्ट लाइट में मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नियरेस्ट स्टार है कौन है? सन। हमारा मतलब अर्थ से सन, हमारे सोलर सिस्टम से प्रोक्सिमा सेंटुअरी, वो ठीक है, वो छोड़ दो, अभी वो एस्ट्रोनॉमी में नहीं जाना है हमको, सिर्फ जस्ट टू टेल यू वो येलो दिखता है, हमारा सन येलो दिखता है। कैन यू टेल मी व्हाई? वो येलो लाइट इमिट करता है ऐसा तो बिल्कुल बोलना नहीं, वो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी हर एक वेवलेंथ इमिट करता है। तुमको अगर याद होगा तो तुमने ही इमिसिव पावर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ प्लॉट किया था 3rd चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में। मैं बोल बोल के थक गया था कि अरे बाबा ध्यान दो, ध्यान दो, थ्योरी है, स्किप कर देता हूं मैं, कोई मतलब नहीं था स्किप करके, तो पता होना चाहिए ये, स्किप कर सकते थे, नहीं किया। याद है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम एनर्जी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होता है, उसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। तो हमारा जो सन है उसका जो पीक इमिशन है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी वो जिस वेवलेंथ पे देता है वो होता है 5800 5900 के आसपास, वो होता है येलो कलर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लू कलर का लाइट या फिर स्मॉलर वेवलेंथ या फिर लार्जर वेवलेंथ इमिट नहीं करता, उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं होता। हमको येलो दिखता है क्योंकि उसका मैक्सिमम एनर्जी वो इमिशन है 5800 900 एंगस्ट्रॉम के रेंज में। जो रेड दिखता है उसका मैक्सिमम होता है 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में। जो ब्लू दिखता है उसका होता है 4000 4500 एंगस्ट्रॉम की रेंज में। और अब बोल ही रहा हूं तो पता होना चाहिए, ब्लू कलर का स्टार हॉट स्टार होता है, 10,000 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर है उसका। रेड स्टार कूल स्टार होता है, वो 3,000 2500 केल्विन के आसपास उसका सरफेस का टेम्परेचर है। ऑरेंज सॉरी येलो स्टार
5800-900 केल्विन का उसका टेम्परेचर होता है सरफेस का। अब व्हाट हैपेंस इज, जब तक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स भी रेस्ट पे है, रिमेंबर, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे है तो सोर्स ने जो भी वेवलेंथ इमिट किया, मतलब फ्रीक्वेंसी इमिट किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और लकीली हम स्टेट बोर्ड में वही चैप्टर कर रहे हैं अभी। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सी अपॉन लैम्बडा। जब तक सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे है तो जो वेवलेंथ ये इमिट करेगा, मान लो लैम्बडा इमिट किया, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखोगे तो न्यू, ये इसको जो अपीयर होगा, ये जो देखेगा उसको बोलते हैं एपरेंट। क्या बोलते हैं? एपरेंट। मान लो फ्रीक्वेंसी एपरेंट इज न्यू। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इमिटेड बाय सोर्स इज डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्वर। ये 4000 इमिट करेगा तो वो 4000 मेजर करेगा, ये 5000 इमिट करेगा तो 5000 मेजर करेगा, ये 6000 इमिट करेगा तो वो 6000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ मेजर करेगा। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन हुआ, दो केसेस में, या तो सोर्स और ऑब्जर्वर में डिस्टेंस कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। मान लो अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो सोर्स, सपोज सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो वो क्या करेगा? वो अपने ही क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस को पुश करते जाएगा। पुश करना मतलब क्या? कम करना। क्या कम हो गया? वेवलेंथ कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। वेवलेंथ कम हो गया, पहले अगर 6000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ था तो अभी 4000 4500 होगा, बराबर। मतलब ब्लू की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि 4500 मतलब क्या? ब्लू। इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। मतलब ऑब्जेक्ट भले ही येलो रेंज में इमिट कर रहा था, तुमको दिखेगा नहीं येलो, तुमको क्या दिखेगा? ब्लू दिखेगा। does not mean that object is emitting blue light. It was emitting yellow light, but it was moving towards you with very high speed. So you measure, you see the light is blue. अब उल्टा इमेजिन कि ये ना दूर जा रहा था, तो जो वेवलेंथ ओरिजिनल था उससे अब ज्यादा ही वेवलेंथ मिलेगा, मतलब 6000 की जगह पे 7000 मिल जाएगा। तो क्या अपीयर हुआ? रेड। इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो जब एक सोर्स दूर जाता है, उसका वेवलेंथ जितना होता है उससे ज्यादा हम लोग मेजर करते हैं। 6000 था तो 7000 मेजर करेंगे, और अगर पास में आ रहा होगा तो 6000 एंगस्ट्रॉम अगर उसने इमिट किया होगा तो हमको क्या दिखेगा? 4500, 4600, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ये दिखता है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग ब्लू और रेड शिफ्ट नाम देते हैं, क्योंकि लाइट को तुम देखते हो, सुनते नहीं हो। तुम सुनते किसको? साउंड को। You know, same concept applies for sound, Doppler shift. You know what happens is, when a source is traveling towards you, you may hear loud sound, but when the source moves away from you, we have Doppler shift. हम बैठे हैं, बाहर से गाड़ी आ रहा है, हॉर्न बजाते बजाते आ रहा है। जब वो दूर था तब हॉर्न का इंटेंसिटी कम था। जैसे ही वो हमारे पास में आया, सोर्स हमारे पास में आया, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर, राइट। अब हुआ क्या? जो फ्रीक्वेंसी वो इमिट कर रहा है हमने उससे ज्यादा ही सुन लिया, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी व्हेन डिस्टेंस डिक्रीजेस। अदर वे राउंड, वही गाड़ी हमको क्रॉस करके चला गया, तो नाउ यू विल हियर लेस इंटेंस साउंड। तो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी। जब डिस्टेंस कम होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। ये हम हर जगह पे एक्सपीरियंस करते हैं। हमको तो इरिटेट भी बहुत होता है, क्या इतनी जोर से हॉर्न बजाता है? वो नहीं बजा रहा, उस फिजिक्स है, उसका तो उतना ही था जितना था, राइट। रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन आ रहा है, हॉर्न बजाते बजाते, तो सेम चीज तुम ऑब्जर्व करते हो। ट्रेन आ रहा है तो यू हियर लाउडर, जा रहा है तो यू हियर फेंट, लेस लाउड। अब मतलब डॉपलर इफेक्ट इन साउंड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक पार्ट में रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस डिक्रीजेस, तो डिस्टेंस डिक्रीजेस। अब डिस्टेंस डिक्रीजेस का जो केस है
इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। क्यों क्यों कॉम्प्लिकेशन है? इमेजिन 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 मेरे पास एक साउंड का सोर्स था, some speaker, some loudspeaker, some vehicle which is blowing horn, और एक ऑब्जर्वर था। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर को लिसनर बोलते हो, क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं करता, वो सुनता है, और ये सोर्स है। रिलेटिव डिस्टेंस डिक्रीज होना मतलब तीन केस बन जाते हैं। एक, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। दूसरा, लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। तीसरा, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब जब डिस्टेंस कम होगा तब तब एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। अब आपके टेक्स्ट बुक में ना बहुत अच्छे से लिखते हैं ये, वो ऐसा लिखते हैं, मैं बता देता हूँ कि क्या लिखते हैं। वो ऐसा लिखते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V0 VS इंटू रियल फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस माइनस प्लस। सोचते रहो कहां से आया फॉर्मूला। V प्लस माइनस VO, O मतलब ऑब्जर्वर मतलब लिसनर। तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा तो मैं इसको VL बोल देता हूं। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या दिया है? V प्लस माइनस VL अपॉन V माइनस प्लस VS इंटू नो। नो ए तो समझ में आ गया, एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। नो समझ में आ गया, रियल फ्रीक्वेंसी है। ये VL समझ में आ गया, ये स्पीड ऑफ लिसनर है। VS समझ में आ गया, ये स्पीड ऑफ सोर्स है। V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स टू यू थ्रू एयर। अब इस फॉर्मूला को ऐसा याद रखना सबसे बड़ी गलती है। इसको यहां शिफ्ट कर लो, बस बात खत्म हो गई। इसको इधर शिफ्ट कर लिया तो सारा का सारा सस्पेंस खत्म। क्यों? जनरल स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, न्यूमरेटर में VVL, डिनोमिनेटर में VVS, बराबर। अब इसके दो केसेस है, डिस्टेंस डिक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस। मैं पहले डिस्टेंस डिक्रीजेस का केस ले लेता हूं, उसमें भी पहला केस ले लेता हूं। दोनों में से किसी भी एक को स्टेशनरी कर दो, तुम बताओ उसको कर देंगे, किसको करे? चलो, सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स स्टेशनरी है, तो मूविंग कौन होना चाहिए? तो लिसनर मूविंग है। यहां तक क्लियर? अब डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है ना, क्योंकि हम डिस्टेंस डिक्रीजेस का ही केस देख रहे हैं। जब डिस्टेंस कम होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल से ज्यादा होता है कि कम होता है? मतलब न्यू ए इज ग्रेटर देन न्यू, मतलब रेशो ग्रेटर देन 1। और लेकिन तुमने अभी अभी एक फॉर्मूला बनाया, उसमें स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर क्या था? न्यू ए बाय न्यू इक्वल टू VVL VVS। फिर आपने ही बोला कि सोर्स को स्टेशनरी रखो। स्टेशनरी सोर्स का मतलब क्या होता है? VS इज 0, VS इज इक्वल टू 0, और अगर लिसनर मूविंग है तो VL इज नॉट इक्वल टू 0। एपरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी के लिए, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का रेशियो ग्रेटर देन 1। एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन रियल फ्रीक्वेंसी का रेशियो ग्रेटर देन 1, रेशियो ग्रेटर देन 1। लेकिन रेशियो है क्या? VVL और नीचे क्या है? V। तो रेशियो ग्रेटर देन 1 कब आता है? जब न्यूमरेटर बड़ा हो कि डिनोमिनेटर बड़ा हो? न्यूमरेटर हो गया। अगर मैं बीच में माइनस लिखता तो तुम क्या बता रहे हो? तुम बोल रहे हो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, क्योंकि ये V, सपोज ये 100 है, तो 100 माइनस समथिंग लेस देन 100, और नीचे भी क्या है? 100 है, राइट? तो माइनस करोगे तो न्यूमरेटर को क्या कर दिया तुमने? छोटा। लेकिन रेशो 1 से छोटा चाहिए था कि बड़ा चाहिए था? हो गया। अब दूसरा केस, अब दूसरे केस में कौन मूविंग हो जाएगा और कौन रेस्ट पे आ जाएगा? और दूसरा केस लिसनर स्टेशनरी, सोर्स मूविंग, तो ये हो गया ऐसा, बराबर है ना? बराबर है ना? सही है, सिर्फ मुझे इसको शिफ्ट करना है, इसको यहाँ पे करना है, बराबर है, बराबर है ना?
नहीं, लिस्टनर स्टेशनरी है तो वीएल क्या है, 0 है। वीएस क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। लिस्टनर स्टेशनरी है मतलब ये अब मूव नहीं हो रहा है। पहले कौन मूव हो रहा था, लिस्टनर। स्टेशनरी कौन था, सोर्स। अब स्टेशनरी कौन है, लिस्टनर। मूव कौन हो रहा है, सोर्स। कैसा मूव हो रहा है, टूवर्ड्स। डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। डिस्टेंस कम होने का मतलब रेशो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। लेकिन रेशो क्या है, क्या है रेशो, क्या है रेशो, वी वी एल वी वी एस। लेकिन यहाँ पे वी एल क्या है, 0। लिसनर क्या है, स्टेशनरी, तो ये क्या है, 0। एपरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी होने के लिए रेशो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो डिनोमिनेटर क्या चाहिए, बड़ा कि छोटा, और डिनोमिनेटर क्या चाहिए, तो यहाँ माइनस लिखो कि प्लस लिखो, हाँ तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, राइट। अब समझ लो दोनों ही मूव हो रहे हैं बट दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोचिंग ईच अदर। मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है लेकिन दोनों ही मोशन में है। डिस्टेंस कम हुआ तो रेशो ग्रेटर देन 1। रेशो ग्रेटर देन 1 मतलब न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। ये हो गया 3 केसेस, बराबर। अब इसको ऐसा याद रखोगे तो सही है, बाकी ने तो रटने बैठोगे तो गए काम से। टोटल 8 केसेस है, मैं 6 बताने वाला हूँ। 3 केसेस थे डिस्टेंस लेस होने के, 3 केसेस है डिस्टेंस बढ़ने के। तो डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन रियल फ्रीक्वेंसी का रेशियो लेस देन 1। फिर वापस से वही 3, एक को स्टेशनरी करो, दूसरे को मूविंग करो, दूसरे को स्टेशनरी करो, पहले को मूविंग करो, दोनों को मूविंग कर दो। तो पहला आप जो बताओगे वो, कौन स्टेशनरी लेना है कौन मूविंग लेना है। सोर्स को स्टेशनरी ले लो, ठीक है स्टेशनरी ले लेते हैं सोर्स को। तो वीएस क्या हो गया, 0 हो गया। और लिसनर मूविंग है तो वीएल क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। रेशो लेस देन 1 होना चाहिए लेकिन रेशो क्या था, वी वी एल वी वी एस। यहाँ पे 0 कौन है, वी एस। रेशो क्या होना चाहिए, लेस देन 1, मतलब न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, माइनस। हो गया, बराबर, डन। इसके बाद लिसनर अब क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। और सोर्स क्या हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 0 एंड दिस विल बिकम नॉन जीरो। क्लियर। फिर फ्रीक्वेंसी एपरेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी रियल, वी वी एल वी वी एस। कौन 0 है, कौन 0 नहीं है, वी एस। डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या, यस। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा। न्यूमरेटर छोटा मतलब डिनोमिनेटर बड़ा। डिनोमिनेटर बड़ा मतलब बीच में कौन सा साइन, प्लस साइन। हो गया। अब अगर दोनों ही मूव हो रहे हैं बट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इस केस में भी सेम मेथड है, सेम। हु शुड बी, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। v माइनस वी एल अपॉन वी प्लस। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। जेई नीट में सब खेल है ट्रिक्स का। इफ यू नोटिस, v nu a अपॉन nu इक्वल टू v वी एल अपॉन वी वी एस। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब जब ऊपर प्लस लिखते हो तो नीचे माइनस चाहिए, जब ऊपर माइनस लिखते हो तो नीचे प्लस चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब ये बोलना चाहते हो।
ऊपर जब प्लस है तब नीचे माइनस है, और ऊपर जब माइनस है तो नीचे प्लस। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, v प्लस माइनस वीएल अपॉन v माइनस प्लस वीएल। हो गया। तो ये डॉपलर इफेक्ट के 6 केसेस थे। 3 केसेस में डिस्टेंस कम हो रहा है, 3 केसेस में डिस्टेंस बढ़ रहा है। टोटल 6 फॉर्मूला है, एक्चुअली 8 है। हमने हमने 2 केसेस सोचे नहीं। आपने क्या सोचा? सोर्स मूविंग टुवर्ड्स लिसनर, listener moving towards source, both moving towards each other. Source moving away from listener, listener moving away from source, both moving away from each other. Have you thought of source following listener, listener following source? अभी चोर है, वो अपने जीप में भाग रहा है, पीछे से पुलिस आया, पीछे से पुलिस आया, सायरन कौन बजाता है? तो सोर्स कौन है? पुलिस, बराबर। तो सोर्स इज चेजिंग लिसनर। क्लियर यहां तक? तो सोर्स इज चेजिंग लिसनर। इस केस में फ्रीक्वेंसी अपरेंट ज्यादा होगा कि कम होगा, वो डिपेंड करता है वेलोसिटीज के ऊपर। अगर डेफिनेटली चोर तो फास्ट ही भागने की कोशिश करेगा, मतलब डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो फिर चोर हु इज लिसनर, वो जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा पुलिस का वो कम कम होते हैं, और इसलिए तो वो रिलैक्स होता है ना, क्योंकि अभी आवाज नहीं आ रही, दूर से आ रही है, समझ में आ गया उसको कि वी आर फार अहेड। अब सपोज कि ऑल ऑफ अ सडन पुलिस ने एक्सीलरेट कर दिया, ही स्टार्ट्स लिसनिंग द सेम साउंड लाउडर अगेन, जल्दी कर वापस आया है वो। दे आर अप्लाइंग फिजिक्स देयर विदाउट नोइंग दे आर टॉकिंग अबाउट डॉपलर इफेक्ट। तो वो केसेस हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे, 2 केसेस। फिलहाल 6 केसेस पता होने चाहिए। So that's it for today.